अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोगों ने टीच प्रेप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया होगा। प्लीज़ कीजिए ताकि ये उन तक पहुंच सके जिसे ज़रूरत है उर्दू के नोट्स की, सही ऑथेंटिक नोट्स की। देखिए कुछ नोट्स है ना बिहार वगैरह के भी है जो हमारे महाराष्ट्र में मतलब थोड़ा उसकी लैंग्वेज को हमारे लिए थोड़ी हार्ड जाती है वो लैंग्वेज। ठीक है, तो हम बिना टाइम पास किए के आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा छठा सबक आज हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर वहाँ पर मौजूद है, उसके Q&A सेशंस भी है। अब हम छठे सबक की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6 है ज़बान की तदरीस के मसाइल, जो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। देखिए ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अगर कवर हो गया एक ही वीडियो में तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर ना हो सके, थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो तो प्लीज़ लास्ट तक देखें, नहीं तो फिर हम थोड़ा 2 पार्ट में तकसीम करके बना लेंगे। देखिए चैलेंजेस हमें टीचिंग लैंग्वेज में हमारे लिए सामने बहुत से चैलेंजेस हमको फेस करना पड़ता है। अब उसमें क्या है, सबसे पहला है ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत। ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत यानी कि बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, अब देखिए हमारे माशरे में 2 ज़बानें बोली जाती, अब उसे ज़ू लिसानियत, और जब 2 से ज़्यादा बोली जाती हैं तो उसे समाज की इस खासियत को कसीर लिसानियत कहते हैं। जब हमारे माशरे में 2 ज़बानें बोली जाती हैं तो उसे ज़ू लिसानियत कहते हैं, ज़ू लिसानियत। और इंग्लिश में बायलिंगुअल, बाय से याद रखिए 2। ठीक है, और अगर उस 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं तो कसीर लिसानियत। इस खासियत को क्या कहा जाता है? कसीर लिसानियत कहा जाता है। कसीर लिसानियत हिंदुस्तानी समाज की एक मुनफरिद खासियत है। बिल्कुल, हम यहाँ पर कसीर लिसानियत तो ज़रूर है, और फिर कसीर मजहबी भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये एक हमारी क्या है, मुनफरिद खासियत है, एक हमारा डिफ्रेंशिएशन है ये। अब यहाँ सैकड़ों की तादाद में बोलियां और ज़बानें राइज है। हिंदुस्तानी आयन ने भी 22 बड़ी ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत से तस्लीम किया है। याद रखिए, हिंदुस्तानी आयन ने 22 बड़ी ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत से यानी कि नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पर तस्लीम किया है हिंदुस्तानी आयन ने, यानी कि हिंदुस्तानी दस्तूर ने। अब देखिए ये लिसानियाती तनु तालीमी अमल में जहाँ एक चैलेंज की मानिंद है, यानी कि एक चैलेंज की तरह है हमारे लिए ये, मगर दूसरी जानिब ये क्या है, लिसानी आमोजिश में कई तरह के मौके भी फराहम करता है। हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक 5 लिसानी ख़ानदानों से है। हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक कितने उससे है? 5 ख़ानदानों से। हिंदुस्तानी ज़बानों का ताल्लुक है 5 ख़ानदानों से। ठीक है, और आयन में 22 ज़बानों को नेशनैलिटी के तौर पर यानी कि नेशनल ज़बानों के तौर पर तस्लीम किया गया है। अब देखिए हिंद, आर्याई, द्राविड़, ये देखिए ऑस्ट्रो व एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन और इंडमानी। दुनिया के किसी भी मुल्क में 5 लिसानी ख़ानदानों की ज़बानें नहीं पाई जाती। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी ज़बानें नहीं पाई जाती जितनी हमारे इंडिया में है, यानी कि 5 है। अष्टविनायक जो बोलते हैं ना, अष्टविनायक, तिब्बतो बर्मन, इंडमानी, हिंद, आर्याई, द्राविड़। ठीक है, अब देखिए हमें कसीर लिसानियत को एक असासे के तौर पर देखना चाहिए, यानी कि हमें कसीर लिसानियत को क्या चाहिए, एक असासा, यानी कि हमें एक एसेट समझना चाहिए इसको। ये हमारा बिल्कुल एसेट है कि हम जो है अलग अलग ज़बानें सुन सक रहे, देख सक रहे और ऐसे लोगों के बीच में रह सक रहे। और ये एक वसीले के तौर पर हमें क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुतय्यन करना चाहिए कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी लिसानी पस मंज़र का हो, अपने आप को यानी कि काबिल कबूल और महफूज महसूस करे। लिसानी पस मंज़र की बुनियाद पर किसी भी बच्चे को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। मुख्तलिफ मुतालाजात और तहक़ीक़ात से ये बात साबित हो चुकी है कि कसीर लिसानियत बच्चे की वफाकी नशोनुमा, समाजी हम-आहंगी, फ़िक्र और ज़हनी उसूलियाबों की सतह में इजाफ़ा करती है। इस तरह ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत क्या है, हमारे लिए कौमी असासे की हैसियत रखती है। क्यों हैसियत रखती है? क्योंकि ये हमारे बात हमारी ये साबित हो चुकी है कि बच्चों की वफाकी नशोनुमा, समाजी हम-आहंगी और फ़िक्र और ज़हनी उसूलियाबी में ये क्या है, बहुत कारआमद है उसूलियाबियों में। ठीक है, देखिए
चलते हैं आगे। इस तरह ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत हमारे लिए एक कौमी असासे की हैसियत रखते हैं। सह लिसानी फार्मूला इस सूरत हाल के मसाइल और मवाक़े की को मुखातिब करने की एक कोशिश कहा जा सकता है। ये एक हिकमत अमली है जो तलबा के लिए कई ज़बानें सीखने की राह हमवार करती है। इसे अमली और हसासी तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। इसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान में कसीर लिसानियत और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना है। देखिए, सह लिसानी फार्मूला हम किस सूरत हाल में इस्तेमाल करते हैं? कोई मसाइल और मवाक़े को मुखातिब करने की कोशिश में कहा जा सकता, और यह हिकमत अमली के जो तलबा के लिए कई ज़बानें सीखने के लिए राह हमवार करती है। और बच्चा जो है हसासी तौर पर इसे अपना बच्चे को क्या चाहिए कि हसासी तौर पर इसे अपनाए। इसका बुनियादी मकसद क्या है? हिंदुस्तान में मल्टीलिंगुअलिज्म और हम आहंगी कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना है। ठीक है, देखिए कसीर लिसानियत के इस पस मंज़र में तदरीस व आमोजिश के तनाज़ुर में मंदरजा झैल नुकात अहम और रहनुमा हो सकते हैं। ठीक है, पहला है तदरीस ज़बान कसीर लिसानी होना चाहिए, यानी कि हम जो ज़बान की तदरीस करा रहे हैं वो मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। इसका मकसद महज कई ज़बानें पढ़ाना ना हो, बल्कि असल मकसद कसीर लिसानी दर्जे को एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली से जुड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, हम जब तदरीस ज़बान कर रहे हैं मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज की, मल्टीलिंगुअलिज्म की, तो इसमें जो है कई ज़बानें पढ़ाना ही हमारा मकसद ना हो, बल्कि जो है बच्चों को ये मकसद भी पता चले और बच्चे इसे वसीले के तौर पर इस्तेमाल करें। मगर हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि ज़रिया तालीम मादरी ज़बान हो। हम बच्चों को जो ज़रिया तालीम दे रहे हैं वो मादरी ज़बान हो, और अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम प्राइमरी तालीम मादरी ज़बान के तवस्सुत से दी जाए। देखिए, अगर हम प्राइमरी ज़बान में बच्चों को वो ज़बान में डाल रहे जो हम घर में उसका एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे, तो बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तानी आयन के आर्टिकल 350A के मुताबिक हर रियासत और रियासत के तहत तमाम मुकामी हुकूमतें बदलिया लिसानी अक़लियतों के बच्चों को इब्तदाई मादरी ज़बान में मुहैया कराने की मुनासिब सहूलियात का बंदोबस्त करने की कोशिश करती है। देखिए, हिंदुस्तानी आर्टिकल के मुताबिक आर्टिकल 350A के मुताबिक जो है हिंदुस्तानी आर्टिकल दस्तूर के मुताबिक ये कहा जाता है कि बच्चे को कम से कम प्राइमरी सतह तक तो भी मादरी ज़बान में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की शख्सियत जो है उसमें दब के रह जाती है अगर आप जो है मादरी ज़बान नहीं है और आप उसको मल्टीलिंगुअल उसमें डाल रहे। कुछ बच्चे कोप अप कर भी लेते, मगर ज़रूरी है कि हम मादरी ज़बान में मुहैया कराएं बच्चों के लिए सहूलियात और दरस तालीम। तीसरा है गैर हिंदीदार रियासतों में बच्चे हिंदी सीखते हैं। इस तरह हिंदीदार रियासतों में बच्चे वो ज़बान सीखें जो इस इलाके में नहीं बोली जाती। इस तरह सह लिसानी फार्मूले के ज़रिए कसीर लिसानी मुल्क में कसीर लिसानी डायलॉग को फ़रोग दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए मल्टीलिंगुअल मुल्क में जो है हमको मल्टीलिंगुअल डायलॉग्स बोला जाना चाहिए, तो बच्चों को हम जो है सह लिसानी फार्मूले के ज़रिए बच्चों को ये चीज़ पढ़ा सकते हैं और समझा सकते। तीसरी जमात के बाद से ही बच्चे में ज़बानी और तहरीरी तौर पर आला तरसीली महारतों को फ़रोग दिया जाना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा छोटा है, नहीं, हमको बच्चों को थोड़ा तरसीली महारतों को फ़रोग देना चाहिए। बच्चे खुद अपने आप पे हर किसी में अलग अलग खूबियाँ मौजूद रहती, और अगर बच्चे को चौथी जमात के बाद मतनू और दिलचस्प मौक़े फ़राहम किए जाए तो बच्चे अज़ खुद ज़बान की मियारी शक्ल अज़बर कर लेते हैं। अगर हमको बच्चों को है ना सही और वेरिएशंस के साथ, यानी कि डिफरेंट टाइप के और इंटरेस्टिंग मौक़े अगर हम बच्चों को फ़राहम करें, तो बच्चे खुद से क्या करते हैं, मियारी ज़बान की मियारी शक्ल को अज़बर कर लेते हैं, यानी बच्चे उससे सीख जाते हैं, उनका फ़हम तफ़हीम हो जाती, बच्चे उसको अख्ज़ भी कर लेते अगर उन्हें बेहतर मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो। देखिए, गलतियाँ आमोज़िश का हिस्सा होती हैं बेशक, मुनासिब वक्त आने पर बच्चे इनकी इस्लाह खुद कर लेते हैं। बच्चे की गलतियों और ख़ामियों पर तवज्जो देने के बजाय ज़्यादातर वक्त उन्हें वसीतर, दिलचस्प और चैलेंज से पुरमौका देने में सर्फ किया जाए। बच्चों की गलतियों को तो हम दुरुस्त करेंगे बिल्कुल, मगर तवज्जो देके उनको डांटने डपटने के बजाय जो है बच्चों का हल्का ज़ख़ीरा बोलते ना आप, ज़ख़ीरा अल्फाज, तो उसका हल्का हमें वसी करना चाहिए। बच्चों को वसी यानी कि गहरा मुताला देना चाहिए, छोटे छोटे उसमें मौक़े देके, ऐसा नहीं कि गहरी किताबें लिखाने को आप बिठा दे रहे, नहीं, वसी मुताला होगा उनका, गहरा मुताला होगा तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज भी उनके पास जमा होंगे। और फिर अगर हम दिलचस्प चैलेंजेस से
पूरे उनको मौके दे रहे, यानी कि एक्टिविटीज़ दे रहे, तो उसमें बच्चा जो है बहुत जल्दी गलतियों को सही करके, गलतियों की तसहीह करके आगे बढ़ जाता है। देखिए, तदरीस से ज़बान महज़ ज़बान के वक़फ़े तक ही महदूद नहीं होती। दूसरे मज़ामीन में साइंस, समाजी उलूम और रियाज़ी के वक़फ़े भी एक तरह से ज़बान के ही वक़फ़े होते हैं। ज़बान की नाक़िस समझ से इन मज़ामीन में भी बच्चे की हुसूली महदूद हो जाती है। यानी कि बच्चे को अगर ज़बान ही बोलना नहीं आ रहा, तो वो वजह से क्या होता है, बच्चा फिर साइंस में, समाजी उलूम में और रियाज़ी में भी पीछे हो जाता। ज़ाहिर-सी बात है, अगर बच्चे को आप ज़बान ही सही ढंग से, यानी कि सही तौर से नहीं सिखा पा रहे, तो वो समाजी उलूम, रियाज़ी करेगा कैसा बच्चा हो? बिल्कुल नहीं कर सकता, साइंस वग़ैरह। यानी कि करने में उसे दिक्कत पेश आती। क्या होती? दिक्कत पेश आती, मुश्किल आती। ये क्या होता? ज़बान की नाक़िस समझ से ही बच्चों की वसूली महदूद हो जाती। किसी भी मज़मून को सीखने का मतलब क्या होता कि वो उसके तसव्वुरात, इस्तिलाहात को सीखना और उन पर तनक़ीदी गुफ्तगू करना। यानी कि किसी भी मज़मून को सीखने का मतलब ये है कि वो बच्चे इस काबिल रहना कि उसके तसव्वुरात जो हैं, वो तसव्वुरात को वो बच्चे समझ सके कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है? तसव्वुरात भी, इस्तिलाहात को भी उसको समझना चाहिए। और तनक़ीदी, यानी कि इसमें क्या क्रिटिसिज़्म हो सकता, इसको भी बच्चों ने, तनक़ीदी पहलू को भी देखना चाहिए और तनक़ीदी बच्चों ने गुफ्तगू करना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, ज़बान के ताल्लुक से भी यही हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है हमें। बच्चों को तरग़ीब दी जाना चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ किताबों का मुताला करे, इंटरनेट से मवाद जमा करे। इससे कसीर लिसानियत को फ़रोग़ मिलता है। इससे क्या मिलता है? कसीर लिसानियत को फ़रोग़ मिलता है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज़्म को फ़रोग़ मिलता, और जो है बच्चे बेहतर तरीके से सोचते हैं। देखिए, आगे जाएंगे। मल्टीलिंगुअलिज़्म लिखने में, बताने में और थोड़ा वक्त सर्फ हो जा रहा आप लोगों का। स्कूलों में ज़बान के तहत होने वाली कहानी, नज़में, गीत, ड्रामों से बच्चे न सिर्फ अपनी सकाफ़ती विरासत से जुड़ते हैं, बल्कि ये तजुर्बात उन्हें दूसरों के तई संजीदा भी बनाते हैं। बच्चे ज़बान की क़वायद भी इन्हीं तजुर्बात से सीख लेते हैं। फिर अलग से बोरियत भरे क़वायद की, वक़फ़ों की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, बच्चों को जो है कहानी, नज़में, गीत, ड्रामों से बच्चे सिर्फ अपनी जो है सकाफ़ती विरासत से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, मगर उन्हें तजुर्बात से बच्चे जो है संजीदा भी बनते और उन्हें क़वायद का भी इल्म होता। देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। सह-लिसानी फ़ॉर्मूला। सह-लिसानी फ़ॉर्मूला। सह-लिसानी यानी कि सह से जानिए आपकी 3 क्या हो गया? मल्टीलिंगुअल में आ गया। 2 क्या हो गया? बाइलिंगुअल में आ गया। सह-लिसानी फ़ॉर्मूला यानी कि 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला, TLF। TLF डिनोट्स 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला। TLM डिनोट्स, यानी कि TLM क्या बताता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। और मगर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स की नहीं, TLF की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो है 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला। सबसे पहले 1961 में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के इजलास में आम राय से सह-लिसानी फ़ॉर्मूला उभर कर आया। देखिए, सह-लिसानी फ़ॉर्मूला कब उभर कर आया, या फिर सह-लिसानी फ़ॉर्मूले का क़याम कब अमल में आया, तो आप कहेंगे कि 1961। ठीक है? 1961 में TLF जो है वज़राए आला के इजलास में आम राय से सह-लिसानी फ़ॉर्मूला जो है उभर कर आया है। ठीक है? 1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक सह-लिसानी फ़ॉर्मूला की साख्त मंदरजा झेल होगी। उसके बाद क्या हुआ कि 1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी ने सह-लिसानी फ़ॉर्मूले की साख्त भी बयान की। और उसकी साख्त कैसी होगी? पहली ज़बान जो है मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान होना चाहिए। पहली ज़बान क्या होना चाहिए? मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान होना चाहिए। ठीक है? अब देखिए, दूसरी ज़बान क्या होना चाहिए? हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़बान कोई दूसरी जदीद ज़बान ना हो। यानी कि अगर हिंदी बोलने वाला इलाक़ा है, तो वहाँ सेकंड लैंग्वेज हिंदी ही होना चाहिए, या कोई दूसरी जदीद ज़बान ना हो, या अंग्रेज़ी हो, या फिर हिंदी की जगह जो है अंग्रेज़ी होना चाहिए। हिंदी या फिर अंग्रेज़ी। ठीक है?
गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी या हिंदी होना चाहिए। गैर हिंदी में भी क्या होना चाहिए? दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी या हिंदी होना चाहिए। पहली ज़बान देखिए आपने मादरी ज़बान, दूसरी ज़बान जो है हिंदी या फिर इंग्लिश। ओके, हिंदी या फिर इंग्लिश। तीसरी ज़बानें हिंदी रियासतों में तीसरी अंग्रेज़ी हो या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान जो दूसरी ज़बान के तौर पर ना पढ़ी जा रही हो। तीसरी ज़बान जो है इंग्लिश हो सकती है या फिर ऐसी ज़बान जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल ना हो रही हो, या फिर गैर हिंदी रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी या कोई MIL जो दूसरी ज़बान के तौर पर ना पढ़ी जा रही हो। ये सिफारिश की गई थी कि प्राइमरी सतह पर ज़रिया तालीम मादरी ज़बान हो। सरकारों को उसे संजीदगी से अपनाने की कोशिश करना चाहिए। यानी कि हमको क्या करना चाहिए? प्राइमरी सतह पर बच्चों को मादरी ज़बान में ही पढ़ाना चाहिए और सरकार को इस बात को संजीदगी से अपनाने की कोशिश करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज़बान की मुश्किलात, गलतियाँ और नक़ाइस। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। देखिए, डिफ़िकल्टीज़ मुश्किल, एरर्स यानी कि गलतियाँ और डिसऑर्डर नक़ाइस। ठीक है, इन चीज़ों में, ये तीनों चीज़ों में है ना बहुत मामूली फ़र्क है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमारे स्कूलों में ख़ुसूसन इब्तदाई दर्जात में हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए दाखिला तो लेते हैं, मगर अक्सर तालीम मुकम्मल किए बगैर बीच में ही स्कूल छोड़ देते या फिर उनका स्कूल छुड़वा दिया जाता है। इसकी मुख्तलिफ समाजी, माशी और नफ्सियाती वजूहात रहती है। देखिए, बच्चे जो हैं या तो बच्चों की तालीम को छुड़ा दिया जाता है या फिर बच्चे बीच में छोड़ देते। क्यों छोड़ते? ये कि यहाँ हमारा मकसद जो है महज उन नफ्सियाती पहलुओं पर तबसरा और रोशनी डालने का है जिनका ताल्लुक महज ज़बान से है। ज़बान सीखने में नाकाम रहने वाले तलबा अगली जमातों में नहीं जा पाते। यानी कि आप देखिए, जिसको ज़बान ही नहीं आ पा रही तो वो जो है दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ेगा कैसा? नहीं पढ़ सकता। फिर ऐसे उसमें बच्चे डीमोटिवेट है होकर ज़बान सीखने में नाकाम होकर अगली जमातों में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से जमात में अदम मुताबिकत यानी कि मलाड एडजस्टमेंट का शिकार होकर स्कूल छोड़ देते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो है अदम मुताबिकत के तौर पर जो है यानी कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाते वो, और बच्चे जो है छोड़ देते हैं स्कूल। ज़बान की आमोज़िश से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ, ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस हैं जिनका तज़किरा हम यहाँ करेंगे। ज़बान के नक़ाइस कौन से हैं? अब ज़बान के नक़ाइस के बारे में हम जानेंगे। पहला है ज़बान के नक़ाइस, लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो कि ये बच्चों में पाई जाने वाली ऐसी मुश्किलात है ये जो है बच्चों में पाई जाने वाली ऐसी मुश्किलात हैं जो किसी भी बच्चे, चाहे वो औसत हो या आला दर्जे की ज़हनी और तख्लीक़ी सलाहियत वाला या औसत से कमतर हो, किसी में भी पाई जा सकती है। देखिए, ज़बान का नक़ाइस ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे डल हैं यानी कि जो बच्चे कम ज़हन रखते हैं, आप अगर ऐसा सोचते तो उनमें होंगी ज़बान के नक़ाइस, तो ये एक गलत सोच है हमारी। ठीक है, बल्कि ज़बान के नक़ाइस आला दर्जे के बच्चों की यानी कि जो आला दर्जे की ज़हनी हैसियत और तख्लीक़ी सलाहियत रखते हैं उनमें भी हो सकती। इसका बच्चे की ज़हनी सतह से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता। इनका ताल्लुक़ ज़बान को समझने और इज़हार दोनों से होता है। इन नक़ाइस का ताल्लुक़ कैसे होता है? ज़बान को समझने और इज़हार दोनों से हो सकता है। ज़बान से ताल्लुक़ चंद आमोज़िशी दुश्वारियों का तज़किरा जो है नीचे दिया हुआ है। ज़बान के नक़ाइस के जो पहलू हैं यानी कि ज़बान के नक़ाइस जो दुश्वारियाँ जो पैदा होती तो उसमें अलग-अलग हमने ज़मरे में उसे डाल दिया है, तो हम वो देखेंगे। ये आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, CDP में भी और उर्दू में भी। ठीक है, ये तीनों के लिए एक जोड़ है। इसे एलेक्सिया भी कहते हैं और डिसलेक्सिया भी कहते हैं। डिसलेक्सिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक क्या है? पढ़ने से। डिसलेक्सिया यानी कि लेक्सिया से जाने के जिसे पढ़ना ना आता हो या फिर पढ़ने में दुश्वारी हो, तो वो क्या है? लेक्सिया। ए जहाँ लग रहा है यानी कि उसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो ए या फिर डिस से याद रखें कि ये लेक्सिया से याद रखें कि जिसे पढ़ना नहीं आता यानी कि जिसकी रीडिंग में तकलीफ है। ये आर से याद रखें कि रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, तो आर डिसलेक्सिया में आर रॉन्ग हो जाएगा यानी कि आर में गलतियां रहेंगी, रीडिंग में गलतियां रहेंगी। इसकी वजह से बच्चा जो है पढ़ने लिखने जे और बोलने में दुश्वारी होती बच्चे को। वो हरूफ और
अल्फाज की सही नकल नहीं कर सकता, जैसे सीन और शीन में, जीम और जे में, के और काफ और खाफ में, कमर और खमर में फ़र्क नहीं कर पाता। खैची को वो जो है अलग है ख़ै वाले ख़ै से लिख देता, यानी कि वो जो है समझ नहीं पाता, उसे पढ़ने में तकलीफ होती, दुश्वारी पैदा होती। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक छोटा सा नुक्स है जो बहुत जल्दी क्योर भी हो सकता है, यानी कि बहुत जल्दी अच्छा हो सकता। दूसरा है डिसकैलकुलिया। देखिए कैलकुलिया से याद रखिए, कैलकुलिया, कैलकुलिया से याद रखिए कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे हम क्या करते, कैलकुलेशंस करते। तो ये जरूर रियाजी से मुताल्लिक जो है डिसऑर्डर होगा, यानी कि रियाजी से मुताल्लिक दुश्वारी होंगी, नुक्स होंगी बच्चे की। देखिए इस दुश्वारी का ताल्लुक जो है रियाजी और हिसाब की किताब से है। तो इस दुश्वारी में क्या होता, बच्चे में रियाजी के सवालात, वक्त के तसव्वुरात को ना समझ पाना और रज़र के इस्तेमाल से मुताल्लिक मुश्किलात पैदा हो जाती। सिमतों के इस्तेमाल में भी उनसे अक्सर गलतियां होती। देखिए अगर वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब रियाजी में बहुत सारी उनको दुश्वारियां पैदा होंगी। ठीक है, फिर रियाजी से ही मुंसलिक है हमारा वक्त। वक्त भी वो नहीं समझ पाते कि कितने बज रहे हैं, तो इसका ताल्लुक क्या है डिसकैलकुलिया का, रियाजी से। अब देखिए डिसग्राफिया। डिसग्राफिया तो ग्राफ से याद रखें कि लिखना, इसमें लिखना नहीं है इनका, बच्चों को लिखने में नुक्स पैदा होगा, दुश्वारी पैदा होंगी, मुश्किल पैदा होंगी। इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने से है। इसकी वजह से हुरूफ, अल्फाज और जुमलों को लिखने में बच्चा क्या करता, परेशान होता। हिज्जे और ख्यालात को मुनज़्ज़म करने में भी बच्चे को मुश्किल होती। देखिए हमने क्या देखा है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर के बारे में, यानी कि उसको पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ में जाल और जे में, काफ और खाफ में, ठीक है, कै और खाफ में, और ऐसे मुख्तलिफ बच्चों को पढ़ने में दुश्वारी होती है डिसलेक्सिया में। डिसग्राफिया में लिखने में परेशानी होती, यानी कि बच्चा जो है सही, अब अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो थोड़ा गलत लिख सकता उसमें, इमला नवेसी में, यानी कि डिक्टेशन में बच्चों को जो है सही हुर्फ, सही जुमले और सही अल्फाज और हिज्जे ख्यालात को मुनज़्ज़म करने में मुश्किल पेश आती। क्या में, डिसग्राफिया में। अब देखिए डिस्फेजिया, यानी कि और अफेजिया, इसका ताल्लुक क्या है, डिस्फेजिया, फेज से याद रखिए कि ये जो है हम जिसको बयान नहीं कर पाने में, बयान करने में दुश्वारी हो रही है, ठीक है, स्पीकिंग में। ओके, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया में इसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना और बिलखुसूस तफहीम से होता है। तफहीम यानी कि फ़हम, और फ़हम यानी कि अख्ज़ करना। बच्चों को समझने में दुश्वारी यानी कि डिस्फेजिया। बच्चा सुनी हुई बात या पढ़ी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता, रवानी से बोल नहीं पाता, अल्फाज के मायने नहीं समझ सकता, और जो है काम करने की हिदायत और उन पर अमल करने में भी बच्चा क्या होता, नाकाम होता। क्या होता, देखिए डिस्फेजिया में, अफेजिया में अल्फाज के मायने नहीं समझ सकता, लिसानी महारतों को बोल नहीं सकता, और तफहीम से मुश्किल होती। तफहीम होने में बच्चे को पढ़ी हुई सुनी हुई बातों का मतलब वो नहीं समझ पाता। अब देखिए डिप्रेक्सिया या फिर अप्रैक्सिया, इसका ताल्लुक क्या है, हर की महारतों से है, मोटर स्किल्स से है। याद रखिए मोटर स्किल्स वो है जो हम उंगलियों, हाथों और आंखों के दरमियान आंखों से करते, समझिए। मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स देखे हुए हैं हमने, याद होगा आपको, और मोटर स्किल्स से है। इसकी वजह से बच्चा क्या करता है, उंगलियों, हाथों और आंखों के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता, जैसे कि पेंसिल पकड़ने में मुश्किल होती, बटन लगाने में, हाथ की महारत और तवाज़ुन में मुश्किल होती बच्चे को। ये एक आम चीज़ है, कोई बीमारी नहीं है। ऐसा सोचना गलत है कि इन तमाम नुकाइस जो है तलबा का इलाज नहीं हो सकता। इस्लाही तदरीस के तरीक़े से ऐसे बच्चे दिगर बच्चों के मसावी लाए जा सकते हैं, और बहुत जल्दी ला सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे में एबिलिटी रहती। माहिरीन नफ्सियात जो है ऐसे बहुत से तरीक़ों के बारे में माहिरीन नफ्सियात ने बताया है जिसमें इन बच्चों के नुक्स को हम दूर कर सकते। ज़बान के नुक्स को, यानी कि ज़बान के नक़ाइस को, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को, तकरीरी नक़ाइस को, स्पीच डिसऑर्डर्स जो है, लैंग्वेज के डिसऑर्डर जो है स्पीच डिसऑर्डर के मुख्तलिफ रहते हैं, यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है स्पीच डिसऑर्डर से मुख्तलिफ रहते। तकरीरी नक़ाइस का ताल्लुक ज़बान को बोलने में, आवाज़ पैदा करने में होने वाली जिस्मानी दुश्वारी से रहता।
अब जैसे कि कोई बच्चा सही तलफ़्फ़ुज़ या रवानी से नहीं बोल सकता, हकलाता है या तुतलाता है, तो उसे क्या है, तकरीरी ख़ामी का नुक्स होता है। हकलाना या तुतलाना क्या है, तकरीरी ख़ामी है। हकलाना या तुतलाना क्या है, तकरीरी ख़ामी है, यानी कि उसको स्पीच का डिसऑर्डर है। और ज़बान से मुताल्लिक़ ख़ामी का इसमें मेंशन नहीं है। मैं ज़बान के मुताल्लिक़ ख़ामी में आएगा क्या है, नहीं आएगा। लेकिन जब नुक्स दूसरों की ज़बान समझने या अपने ख़यालात के इज़हार से जुड़ा होता है, तो इसमें कोई ख़ामी हो तो इस ज़बान का नुक्स कहते हैं, इसे ज़बान का नुक्स कहते हैं। देखिए जैसे कि नीचे दिया गया हुआ है ज़बान की मुश्किलात और गलतियाँ। हम यहाँ रुक जाएंगे और आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती फिर। देखिए ज़बान की मुश्किलात और गलतियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और बाज़ाब्ता उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें